हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं हूं ओम प्रकाश पटेल, CM राइज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आधारताल जबलपुर मध्य प्रदेश से। अब मैं आपके सामने इस साल का जो सत्र 2022-23 में अभी 2 जनवरी 2023 को अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ है, उसका मैं हल आपके सामने करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। तो हाफ ईयर एग्जामिनेशन 2022-23, समय 3 घंटे और पूर्णांक 75-75 का है मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि इस साल पैटर्न बदल चुका है। चलिए देखते हैं इसी को। तो सबसे पहले देखिए कि सेक्शन ए में पैसेज 2 ठो दिए हैं 5-5 नंबर की, जो कि पिछले साल भी हाफ ईयर एग्जामिनेशन में ये दोनों पैसेज आई थी। तो इसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले हम देखते हैं पैसेज सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम क्वेश्चनों को पढ़ लें और इसके बाद आंसर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1789। ये क्वेश्चन विकल्प दिए गए हैं कुछ 4 ठो। द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्क बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वी आर लिविंग इन द कॉलेज। ये ऑप्शन दी है मॉडर्न एज ऑफ ओल्ड एज ऑफ साइंस। चलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, शब्दों को देखेंगे, भले आपसे अर्थ ना बनता हो, आप बेहतर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, शब्दों को पकड़ने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला ही हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा था, तो हमको पता चल गया कि पहली लाइन में ही 5वें नंबर का आंसर है लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। ये लिखिए, लिविंग एज ऑफ साइंस, एज ऑफ साइंस एवरीडे। ठीक है, तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं? विज्ञान की दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ फुल स्टॉप लगा है हालांकि। एवरीडे, प्रत्येक दिन न्यू इन्वेंशन आर बीइंग मेड फॉर, प्रत्येक दिन नए खोजें की जाती हैं। किसके लिए? फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की भलाई के लिए प्रत्येक दिन नए इन्वेंशन किए जाते हैं। द साइंटिस्ट इन्वेंशन बिगेन, ये वैज्ञानिक जो खोज है वो कब से शुरू हुई? जब से द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक, रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति, अब 1789 से जबकि औद्योगिक क्रांति सबसे शुरू हुई, जब से ये आपका वैज्ञानिक खोज प्रारंभ हो चुकी हैं। विद इन द 200 ईयर्स, जो 2 वर्षों के दौरान साइंस हैज़ मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा अच्छा विकास किया है, मतलब आश्चर्यजनक प्रोग्रेस हुई है साइंस में। एरोप्लान्स इज आवर ऑफ द, ये एरोप्लेन लिखा हुआ है, गलत हो गया है एक्चुअली में, ध्यान दीजिएगा। एरोप्लेन इज आवर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इन्वेंशन लिखा हुआ है, ये भी गलत है। ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न, इट इज़ द fastest means of transport, known so for an aeroplane, front for the passenger and cabin for the pilot. Cabin is called a cockpit. It has engine that is one work by petrol. ये बहुत गलत, ज़्यादा पैसेज इस साल टाइप हुई है, थोड़ा ध्यान देंगे। पिछले साल का पेपर होगा तो उससे मिला लेंगे। तो 2 वर्षों के दौरान एरोप्लेन यहाँ पे लिखा हुआ है, इज आवर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। तो देखिए सबसे ज़्यादा आया है कि सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण हमारी जो खोज है वो क्या है? एरोप्लेन है। ड्यूरिंग द मॉडर्न, इट इज़ द फास्टेस्ट, देखिए फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट का साधन, यहाँ पे कोई प्रश्न आया है, ये 4था नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो एरोप्लेन है। ठीक है, फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। फॉर द मैसेंजर, कैबिन फॉर द पायलट, जो एरोप्लेन को चलाता है वो पायलट कहलाता है, और पायलट के बैठने के लिए कैबिन होता है, कॉकपिट जिसको बोलते हैं। तो ये 2nd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉकपिट। इट हैज़ इंजन दैट इज़ वन वर्क बाई पेट्रोल, किससे काम करता है? पेट्रोल से। इसका भी शायद प्रश्न आया है, कौन सा है? यही है, 3रा नंबर देख लें। एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्क बाई पेट्रोल। और 5वां 70-89, ये आपको पहले ये तीसरी लाइन में मिल गया 70-89 से, जब से औद्योगिक क्रांति हुई। तो ये सारे आंसर लगभग आपको मिल चुके हैं। और आपको पता है कि ये बाद में अगर मैं समझाना चाहूँ तो समझा देता हूँ। इट इज ऑयल मेड ऑफ मेटल, धातु से बना होता है। कैन फ्लाई एट एवरी हाई स्पीड, पहले उड़ता है। बिफोर टेकिंग अप, उतरने से पहले क्या करता है? रनवे पे थोड़ी देर चलता है, सम डिस्टेंस टुगेदर स्पीड, देन इट सडनली होप, यहाँ पे होप्स अप है पर ये भी गलत है। अर्थ एंड टेक ऑफ, पहले थोड़ा रनवे पे चलता है, इसके बाद वो चलता है और इसके बाद आराम से टेक ऑफ हो जाता है, मतलब उतर जाता है। ऐसे ही होता है ना एरोप्लेन, टेक ऑफ। तो पहले का आंसर सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए पेट्रोल, चौथे का डी एरोप्लेन, और 5वें का सी एज ऑफ साइंस। थोड़ा गलत है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी वाली पैसेज है, ये भी आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में अगर आप देखेंगे सीधी वहीं से उठा के, नहीं ये नहीं है, थोड़ा सा ये हट कर है, ये माफ़ कीजिएगा। तो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन, इस पैसेज को पढ़ना है, इसके प्रश्नों को उत्तरों को देना है।
बेसिस ऑफ कंप्रिहेंशन ऑफ द पैसेज नेसेसिटी, आवश्यकता की बात की गई है। इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन व्हेन एरियाज इन अराउंड ले बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज लाइफ डिडंट ग्रांड टू द हॉल्ट, ये भी ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड है शायद। तो बेसिस ऑफ द कंप्रिहेंशन ऑफ पैसेज, इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो आवश्यकता है वो नेसेसिटी इज इंडीड, मतलब खोज है, मदर ऑफ इन्वेंशन, खोजो जो कहते हैं ना, कोई चीज़ की हमें जब आवश्यकता होती है तभी किसी चीज़ की खोज होती है ना। तो हमारी आवश्यकता ही जननी है किसकी, हमारी खोजों की, है ना। व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड लेह लद्दाख आपने सुना होगा, वहाँ पे तो ये शुरू होता है अनुभव। वाटर शॉर्टेज की बात की गई है, मतलब पानी की जो कमी होती है, लाइफ डिडंट ग्रांट टू द हॉल्ट हुआ है। तो ये पानी की जब कमी हो जाती है तो क्यों कमी हुई, इसके कारण को देखते हैं। तो बिकॉज क्योंकि चुइंग नॉरफेल, ये नाम है चुइंग नॉरफेल, एक इंजीनियर का नाम है जो कि रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे। क्या थे? सिविल इंजीनियर। इन द जम्मू एंड कश्मीर के थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे ये। आइडिया ऑफ द एग्रीकल्चर, ग्लेशियर, एग्रीकल्चर के बारे में इन्होंने आइडिया दिया। ग्लेशियर कहलाता है लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, ग्लेशियर क्या कहलाता है? एक कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख कैसा है? एक ठंडा डेजर्ट है। एट इन एल्टीट्यूड कितनी इसकी हाइट है? 3000 से 3500 मीटर्स तक, अबव सी, समुद्री तल से ऊपर जो है, इतनी हाइट है। लो एवरेज एनुअल रेनफॉल, इसमें कम वर्षा होती है, 50 मिलीमीटर ग्लेशियर के आसपास वर्षा होती है। ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर, और ग्लेशियर यहाँ पे पानी का जो स्रोत होता है वो क्या है? ग्लेशियर है। हर जगह पानी का स्रोत अलग अलग होता है, कहीं तालाब होते हैं, कहीं आसमान की वर्षा, कहीं समुद्र का पानी, कहीं नदियों का पानी, कहीं धरती का पानी, ये सब अलग अलग। तो एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द ग्लेशियर। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड थी? खेती जो थी वो किस पे डिपेंड थी? ग्लेशियर पे डिपेंड थी। जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम कहीं हद तक नदियों पे, तालाबों पे और ज़मीनी भू धरातल के पानी पे जो है निर्भर होते हैं। मेल्ट का मतलब होता है पिघलती है जब ग्लेशियर। तो रेस्ट ऑफ द रिवर मानसून फेड इंडिया, जब ग्लेशियर फैलेगा तो पानी बन जाएगा, और पानी बनेगा तो हर जगह वो जो है नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में क्या करेगा? तालाबों में तो नहीं, पर नदियों और बड़े बड़े महासागर वगैरह में तो बहेगा ही। बट ऑनर ऑफ द ईयर विथ इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ज़्यादातर क्लाइमेट मतलब कि मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं रेनफॉल हो रहा है, कहीं स्नोफॉल हो रहा है, ये जो पैटर्न हैव बीन चेंजिंग रिजल्टिंग इन सर्वर शॉर्टेज, ये जो है कमी कर रहे हैं और मौसम में अचानक परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं ड्रॉट, कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं सूखा हो जा रहा है। सिचुएशन गिवन द सर्वर विंटर कंडीशन, कहीं ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी, देख रहे हो आप लगातार मौसम परिवर्तन हो रहा है। द विंडो फॉर फार्मिंग इज यूजुअली लिमिटेड टू 1 हार्वेस्ट सीजन। फार्मिंग, खेती के लिए जो हमेशा लिमिटेड प्रयोग किया जाता है हार्वेस्ट करने के लिए, तो ये हार्वेस्ट जो सीजन होता है। चलिए इसके आंसर शब्दों से ही देख लेते हैं हम, बहुत ज़्यादा ये पैसेज रॉन्ग है ये भी। व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख, तो किस प्रकार का लैंड है ये लद्दाख? तो देखिए हमको मिला था अ कोल्ड डेजर्ट, तो करेक्ट आंसर इज द इसका बी, मतलब कोल्ड डेजर्ट। फिर हु वाज चुइंग नॉरफेल, चुइंग नॉरफेल ये लिखा हुआ है रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है, तो कहाँ लिखा हुआ है? डी नंबर में, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं कि लद्दाख इज एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर अबव, हमने खूब पढ़ा था कि 3000 से 3500, मतलब कि करेक्ट आंसर इज द सी। इसके बाद चौथा है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम इज बॉडी ऑफ डेंस, तो यहाँ पे ग्लेशियर की बात की गई है। सर्वर शॉर्टेज ऑफ द वाटर इज रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी है, चेंज ऑफ रेनफॉल भी है, मतलब मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन जो हो रहा है। चेंज ऑफ रेनफॉल, वर्षा में जो परिवर्तन है। चेंज इन स्नोफॉल पैटर्न, जो बर्फ गिरती है उसके जो पैटर्न में चेंज हुआ है। ये सब कारण किसके लिए हैं? सीवर शॉर्टेज ऑफ द वाटर, तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट, मतलब इसको पैसेज को पढ़ना है और इसका एक टाइटल भी देना है और इससे नोट्स बनाना है। आप जानते हो नोट्स कई तरीके से बनाया जा सकता है, आप हेडिंग सब हेडिंग करके भी बना सकते हो, और टाइटल लिखने के बाद आप मेन पॉइंट है, मतलब कि 1 2 3 4 छोटी छोटी लाइनें लिख सकते हो, ऐसा हमको बताया जाता है अक्सर। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका पैटर्न कौन सा आप फॉलो करते हो। तो बायोगैस के बारे में दिया गया है, बायोगैस इज मिक्सचर ऑफ मीथेन, CO2, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फेट, मेजर कंपिटेंट, तो इसके बारे में ठीक है, देख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको आंसर दिखा देता हूं, अगर आप चाहें तो ये फॉलो कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने हल करने का प्रयास किया है, शायद आप देख पा रहे होंगे, हाँ आपके सामने दिया है हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23, मतलब कि इसी साल जो अभी 2 जनवरी को हुआ है। क्लास 9th
इंग्लिश और मैक्सिमम 75 मार्क्स। मैंने ऐसे सॉल्व किया। सेक्शन ए में, सेक्शन ए लिखने के बाद मैंने लिखा है आंसर नंबर 1। तो देखिए पहले का आंसर सी 1789, दूसरे का आंसर बी कॉकपिट, इसके बाद तीसरे का आंसर ए पेट्रोल, चौथे का आंसर डी एरोप्लेन, पांचवे का आंसर सी एज ऑफ साइंस। इसके बाद इसी तरह का आंसर नंबर 2 आप इसका देख सकते हो। पहले का आंसर बी कोल्ड डेजर्ट, सेकंड आर रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, सी 3500, चौथे का आंसर सी ग्लेशियर और पांचवे का आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एक पैटर्न आपके सामने रखने का प्रयास किया नोट्स मेकिंग का। तो देखिए अपने नोट्स मैंने लिखा, आंसर नंबर 3 डाला। नोट्स डालने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स आप बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हेडिंग सब हेडिंग वाला है। मिक्सचर ऑफ मीथेन मैंने लिखा है 1.1 करके कुछ है, 1-2 पॉइंट लिख दिए, फिर 1.2 में कुछ पॉइंट लिख दिए, फिर प्रोड्यूस्ड बाई लिख दिया। मैंने वहीं से सब लिया है। ये प्रोड्यूस्ड बाई देखिए कहीं अलग से नहीं मैंने लिया है, यहीं से मैंने ले लिया। मिक्सचर ऑफ मीथेन यहाँ से ले लिया मैंने। फिर ये आपका देखिए प्रोड्यूस बाई यहीं पे दिया गया था। कुल मिला के इसी पैसेज से ही आपको कुछ एक मैक्सिमम अच्छे वर्ड छांट लेना है, और जैसे कि प्रोड्यूस लिखा हुआ है, और इसके बाद उन्हीं में से 2-2 लाइन में से छांट के वर्ड ले। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन की आप देख रहे हो। लॉर्ड ऑफ एनिमल वर्ड्स, एग्रीकल्चर मैंने रूरल एरिया ले लिया। ये जरूरी नहीं कि यही पॉइंट आप लो, जो पॉइंट आप लेना चाहें ले सकते हो। जैसे चौथा पॉइंट भी मैंने बनाने का प्रयास किया है, ये देखिए यूज ऑफ डंग मैंने लिख दिया है, पैथोजीन्स लिख दिया है, और एंड पैरासाइट लिख दिया। फिर टाइटल मैंने डाल दिया बायोगैस डाल दी। मैंने एक पैटर्न बताया है कि आप थोड़ा बहुत कुछ कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर आंसर, एप्लीकेशन भी आपको याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, 1-2 लाइन रिपीटेड अगर आप याद कर लें। जैसे लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल यूर फॉर आस्किंग 2 days लीव, तो मुझे लगता है ये सबसे बन जाएगा। इल के लिए लिखा गया है। देखिए जैसे कि एप्लीकेशन आपके सामने लिखा गया, एप्लीकेशन का पैटर्न बदल गया है, आपने ध्यान दिया हो। क्वेश्चन नंबर 4 का है इस तरीके से। प्रिंसिपल के लिए है तो आपने प्रिंसिपल लिख दिया, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आधारताल जबलपुर। मैंने अपने स्कूल का नाम दे दिया, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, रिस्पेक्टेड सर और मैडम आई बेग टू से दैट। ये सब लोग लिखते हैं स्टूडेंट। अब इतना तो आपको बताना है कि आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, बस खत्म। इन क्लास 9th भी मैंने लिख दिया है। फिर आई हैव बीन इन इल सिंस यस्टरडे सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इतनी हेडिंग तो आपको पता ही होती है। लास्ट में लिख देते प्लीज़ काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू योर्स फैथफुली, नेम डेट, ये सब जो है इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो 3 से 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से सेक्शन बी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और सेक्शन बी में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसमें ऐसे है, वो भी आपने वंडर ऑफ साइंस का भी है और ये सब वगैरह। अभी तक मैंने जैसे कि लिखा नहीं, अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं इसे को। क्वेश्चन नंबर 6 ज़रूर मैं चर्चा करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी पैराग्राफ, शायद इस बार वो चित्र देता है, पर शायद इस बार उसने चित्र नहीं दिया है, पर कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आंसर नंबर 6 जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। मैंने सिंपल सी लाइन लिख दी, दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, वे कार्बन डाइऑक्साइड को भगाते हैं। और दे, फिर मैंने लिखा कि दे रिड्यूस इरोजन, क्षरण को बचाते हैं। दे प्रोवाइड्स फ्रूट, हमको प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब उपलब्ध कराते हैं। दे प्रोवाइड मेडिसिन, हमको मेडिसिन देते हैं। दे कूल आवर हाउसेज, हमारे घरों को ठंडा करते हैं। दे एड ऑक्सीजन, वे ऑक्सीजन देते हैं। दे प्रिवेंट्स फ्लडिंग, बाढ़ से हमारी रक्षा करते हैं। दे शुड प्लांट अ ट्री, हम बी शुड प्लांट अ ट्री, हमें अब सभी को पेड़ लगाना चाहिए। बी शुड सेव और अर्थ, हमें अपनी धरती को बचाना चाहिए। इस तरीके से 1-2 लाइन छोटी छोटी अगर आप लिख देते हैं तो ये मुश्किल से 3 नंबर का होता है। इस तरीके से सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन सी की, जो कि इस बार अच्छे से नहीं क्लियर दिया गया है इस पेपर में। सेक्शन सी कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से, आई वॉश माई हैंड, तो मैं अपने हाथ धोता हूँ। आई हैव लंच, लंच करने से पहले, पहले किसका अर्थ होता है? बिफोर का। होली इज सेलिब्रेटेड, कोई भी महीना हो ध्यान दो उसके पहले एन लगाते हैं। फरवरी एक महीना है इसलिए एन लगाएंगे। दिसंबर द मंथ ऑफ द कैलेंडर, तो दिसंबर पहला मंथ है कि लास्ट है? लास्ट है भाई, तो लास्ट लिख देंगे। फिर इसके बाद वॉकिंग, ये जेरेंड है यहाँ पे, तो वॉकिंग, वॉक में ING लगाएंगे, तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। द एग्जाम इस नेक्स्ट वीक है, यहाँ पे भी थोड़ा गलत हो गया, नेक्स्ट है यहाँ पे NEXT, नेक्स्ट मतलब अगले सप्ताह, तो बिल लगाएंगे। इंग्लिश एक सिंगुलर की बात, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की गई है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। फिर इसी तरह डू इट डायरेक्टेड की बात की गई है। चलिए इसके भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ।
क्वेश्चन आंसर नंबर 7 के आंसर, पहले का बिफोर, दूसरे का इन, तीसरे का लास्ट और चौथे का वॉकिंग, फिर पाँचवें में बिल और छठवें का इज़। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह 8 देख लीजिए, मैंने आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन 6 है, हालांकि इसमें 5 करना है आपको क्योंकि 5 नंबर का है, 6 नहीं करना है, यानी कि आपको 6 ही बन रहा है तो आप 6 कर दो। मैंने आपकी सुविधा के लिए करने का प्रयास किया है ताकि आपको अगर जो भी अच्छा लगे आप उसमें से चुन लें। देखिए, सिंग कैन आ सॉन्ग यू, तो आप लिख सकते हो यू कैन सिंग अ सॉन्ग, जैसे कि एकदम मैंने सिंपल लिख दिया यू कैन सिंग अ सॉन्ग, ये 1 नंबर का बन गया। क्या बनाना था, रीअरेंज द मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस है, मॉडल्स का प्रयोग कर दिया। ये बच्चों से ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, बड़ी दुख की बात होती है। ही वर्क वेरी हार्ड, कुछ नहीं करना है इसमें, जो ये फुल स्टॉप लगा है ना, ये वाला, ये फुल स्टॉप, इस फुल स्टॉप को हटा के और जो ये एच ई ही लिखा हुआ है, तो एच का जो ही का जो एच है उसको स्मॉल इस तरीके से लिख देना है, बाकी जोड़ देना है। देखिए कुछ भी नहीं हमने किया। ही वर्क वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, केवल बट हमने बीच में लगा दिया। पर विद्यार्थी क्या करते हैं कि बट भी लगा देते हैं, फुल स्टॉप भी नहीं हटाते हैं और एच का ही का एच भी स्मॉल नहीं बनाते, तो वो गलत हो जाता है इस तरीके से। तीसरा नंबर देखेंगे, द वुड कटर्स डज कट्स द ट्री, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई, चेंज इनटू नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं और वो कौन होती हैं, डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज। तो देखिए हमने क्या लगाया, डज का प्रयोग किया। द वुड कटर्स, लकड़हारा जो है डज नॉट कट, कट्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस लगा तो उसको एस को हटा के हमने डज में कन्वर्ट कर दिया तो कट बचा, कट द ट्री। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया है, वुमेन गो बैक, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट में क्रिया में ऐसे लगाते हैं, वुमेन चूंकि लिखा हुआ है इसलिए सिंगल वुमेन है इसलिए क्रिया में एस ई एस लगाते हैं, तो गो के साथ में क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, इसलिए हमने लिख दिया द वुमेन गोज बैक। ठीक है, गोज टू बैक ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, पर इसमें कुछ नहीं लिखा था तो हमने छोड़ दिया, टू भी जोड़ सकते हो आप। 5वां नंबर, बी बाई बुक्स पेन फ्रॉम द शॉप, पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट। एंड, एंड 2 नाउन्स के बीच में होगा, तो देखिए बुक्स भी नाउन है, पेन भी है, तो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो, बी बाई बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप। कितना सरल था, बाकी कुछ नहीं करना है, एंड पर जोड़ देना है। फिर नेक्स्ट है 6वां, ही इज़ टू बिग वॉक टू, यहाँ पे थोड़ा गलत है, ऐप है लेफ्ट दिस बॉक्स, तो हमने लिखा ही इज़, टू की जगह सो दैट का प्रयोग करना, ही इज़ सो बिग, वह इतना कमज़ोर है कि, फिर थोड़ा सेंटेंस जोड़ना पड़ता है, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, कि वह इस बॉक्स को उठा नहीं सकता है। इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने आपके सामने रखा और उसको हल किया। अब जो सेक्शन डी है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जितनी भी आपके क्वेश्चन हैं वो सब आपके किताब से हैं। मतलब किताब से कहें तो 2 आपकी बुकें हैं। एक है आपके सामने बिहाइव, जिसको टेक्स्ट बुक बोलते हैं। बिहाइव में 2 चीज़ें हैं, एक प्रोज है और दूसरी पोइट्री है, तो पोइट्री आप देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 में जो देखते हैं वो विकल्प हैं, पैटर्न चेंज हो गया, 4 विकल्प थे लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अलग टाइप से बना के दे दिया, तो कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, विद टॉमी, यहाँ पे टॉमी है जो लिखा हुआ है, टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को कहाँ बुक मिली थी, तो सेकंड नंबर बी नंबर ऑप्शन है, इन हिज हाउस, उसके घर में, तो बी नंबर ऑप्शन कर सकते हो। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, तो कहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी, रेडफोर्ड में, तो सी ऑप्शन सही है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। व्हाई डिड केजीआर टीयर द पेपर, केजीआर ने क्यों, क्योंकि देखिए क्लीनर रूम साफ करने के लिए नहीं किया था, प्ले खेलने के लिए भी नहीं किया था, ऑल ऑफ द अबव ये भी नहीं है। केजीआर ने अपने पापा के बर्थडे पे कुछ बनाने के लिए जो है तकिया टाइप की बनाने के लिए, तो उसमें भरने के लिए उसने जो है बनाया था, उसको नहीं पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और इसके बाद है वेयर वाज आइंस्टीन बॉर्न, तो उल्म नाम का स्थान है जो कि भेल में लिख गया है, तो ULM है। हालांकि ऑप्शन आपका बी ही सही रहेगा क्योंकि अफ्रीका गलत है, बुल्गारिया गलत है, नॉन, तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, बी ही ऑप्शन सही होगा। और whom does bend God like, तो कौन से लोगों को जो है जो हवा होती है कौन से लोगों को पसंद है, जो कमज़ोर लोग होते हैं कि जो मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल, तो मजबूत लोग। वीक पीपल को नहीं पसंद करती है, गरीब लोगों को भी नहीं पसंद है, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन है ही नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग पीपल इसका आंसर देखिए ऐसे एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले का बी इन हिज हाउस, सेकंड का सी रेड फोर्ट, थर्ड का डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, चौथे का सी टू फिल द क्वेश्चन, यही लिखा है ना COU, हाँ ठीक है। और 5वें का बी हमने
उल्म VLM जो लिखा था वो ULM है, तो करेक्ट आंसर बी होगा छठवां, क्योंकि और कोई आंसर ही नहीं है। 6 का बी स्ट्रॉन्ग पीपल, तो क्वेश्चन नंबर 9 बी कितने नंबर का है आपको इसमें कुछ नहीं बताया, उनने 6 के 6, हालांकि 5 उसने नंबर किया है पर 6 थे, पर लिखा नहीं कि कितने करना है, तो मुझे लगता 5 ही करने थे, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद 10 3 नंबर का होता था, लेकिन उनने इस बार 5 का कर दिया। इसके सामने उनने कोई शब्द नहीं लिखे हैं, पर देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये एक पैसेज आपको किताब से दे दी गई है और पैसेज से ही आपको आंसर लिखने हैं, देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग, इंस्ट्रक्ट नहीं है ये, कंस्ट्रक्ट एक्सट्रैक्ट है, सॉरी एक्सट्रैक्ट है, यक्स है यहाँ पे। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, बहुत सारा गलत कर दिया इनने। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, क्या हुए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, ही इन द एज वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सक्सीड जॉब इन टेक्निकल एक्सपर्ट इन द प्रेजेंट ऑफिसर इन द बर्न while he was supposed to lose accessing other people invention. Einstein was actually developing his own idea as secret, he had to joking call his at a work believe। मुझे लगता है ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड लेसन 4 जो आपका था उसी से है ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट, देख लें हम। एट द एज ऑफ 21 आइंस्टीन आ यूनिवर्सिटी, एट द एज ऑफ 21 ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अब देखते हैं कहीं ऑप्शन क्या क्या है, डॉक्टर तो था नहीं, स्कॉलर था नहीं, लॉयर था नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया बी ग्रेजुएट, करेक्ट आंसर इज द बी। आइंस्टीन वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, ये साफ साफ लिखा हुआ, टीचिंग असिस्टेंट के रूप में उन्होंने काम किया है, लेकिन आइंस्टीन वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, टीचिंग असिस्टेंट है नहीं है, तो कहाँ पे काम किया, बर्न में काम किया, लंदन में काम किया, बर्लिन में काम किया, पेरिस मिला नहीं, लंदन मिला नहीं, बर्लिन मिला नहीं, बर्न हमको यहाँ मिला है। देखिए कहीं पे ग्रेजुएट एम्प्लॉयड, गिव प्राइवेट लेसन, सक्सीड जॉब इन 1902, टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेशेंट ऑफिस एंड बर्न, ये लिखा हुआ है बर्न, तो करेक्ट आंसर इज द बर्न। आइंस्टीन आल्सो वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट के रूप में उन्होंने काम किया, लिखा हुआ है टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया। आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क डायर जोकिंगली, कॉल्ड डेस्क डायर मजाक पूर्वक कहा था, डार्क रूम को कहा था, ब्यूरो ऑफ द केमिस्ट्री कहा था, ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये यहीं मिला हुआ है, एक्चुअली डेपलिंग हिज, ये लिखा हुआ है, सेड टू हैव अ जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क डायर एट वर्क ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स। पूरा अगर आप सेंटेंस पढ़ें तो इसका अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं पे आपको शब्दों की सहायता से आप हल ढूंढ सकते हैं, ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स। इसके बाद अपोजिट ऑफ द अनएम्प्लॉयड, अपोजिट कह रहा है, अनएम्प्लॉयड तो पहले से लिखा हुआ है, बच्चों ने अनएम्प्लॉयड ही कर दिया है भाई, अपोजिट का UN हटाएंगे तो एम्प्लॉयड आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज द बी। तो देखिए 10 का ए नंबर ये ग्रेजुएट, बर्न टीचिंग असिस्टेंट, ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स, और बी नंबर एम्प्लॉयड, पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का बी और पांचवें का, सभी के आंसर बी। 10 बी देख सकते हो आप, ये पोयम है छोटी सी, तो इनके करेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। व्हाट डज येलो वुड मीन्स, ऑटम आपको पढ़ाया गया होगा पोयम, अगर आप उनके गुरुजी लोगों ने समझाई होंगी, तो पहले का क्या है, सेकंड आंसर सही है ऑटम। वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, बिकॉज क्योंकि वो दोनों रास्ते नहीं सकता, आपकी पोयम का नाम भी है, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड। थर्ड, फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन हैव बीन टेकन, द रोड नॉट टेकन, इसमें कोई संभव की बात नहीं, रोड नॉट टेकन बार बार आया, तो मतलब कौन सी पोयम से ली गई हैं, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, ठीक है। इसके बाद व्हाट डज डाइवर्स मीन्स, डाइवर्स का मतलब होता है अलग हो जाना, तो सेपरेट, कॉमन का मतलब कुछ नहीं होता, ज्वाइन का मतलब जुड़ जाना, कनेक्टेड का मतलब, तो ये ज्वाइन, कनेक्टेड और कॉमन एक जैसे वर्ड है, तो सेपरेट एकदम करेक्ट आंसर होगा अलग हो जाने के लिए। व्हाट डज पोएट लूनी स्टेयर एट द पथ सिग्निफाई, मेकिंग अ चॉइस की बात की गई, अगर आप पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। तो 10B का जो आंसर है वो भी कैसा है आपका, 10B में पहले का दूसरा ऑटम, दूसरे का भी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, तीसरे का सेकंड द रोड नॉट टेकन, और चौथे का सेपरेटेड, और पांचवें का मेकिंग अ चॉइस। अब आती है क्वेश्चन नंबर 11 की बात, चलिए ध्यान देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ भी 10 नंबर सामने लिखा हुआ है, तो हमें लग रहा है कि 5 क्वेश्चन आपको करना है, जबकि यहाँ पे 7 दिए गए हैं, तो जो आपसे बनता है व्हाट इज अ टेली बुक, बाय होम, डीपनेस नोटिस, तो हम एक एक करके आंसर आपको अब दिखा देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2, इसके 2 करने हैं, ये पोएम से हैं। और फिर आंसर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एनी 2 इससे से करने हैं, ये आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है मोमेंट्स, उससे हैं। और क्वेश्चन नंबर 14
हाउ डिड टॉमी फिर आपका वही बुक से है और फिर क्वेश्चन नंबर 15 पोएम से, मतलब कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। तो फिर इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का रहता था तो वो नहीं हो पाया, हमने पैटर्न ही एकदम बदल दिया। फिर हाल हमको क्या करना है, सारे प्रश्नों के जवाब मैंने एक एक करके किए हैं आगे पीछे। तो मैं आपको अभी 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप थोड़ी सी ट्राई करिएगा। जो आंसर सभी के हैं, नंबर डला हुआ है, आप पेपर से मिला के इनको हल कर सकते हैं। देखिए मैं नंबर डाल के इनको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर टेली बुक का आंसर है। अ टेली बुक इज अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन, पहला आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा शायद मैंने सॉल्व किया है। जी हाँ बिल्कुल, दूसरा नंबर। एलन डीपनेस वाज नोटिस बाय हर मदर के द्वारा जो है नोटिस की गई थी। चौथा नंबर मैंने एकदम आंसर लिखा, द पीपल्स एंड केजिया फैमिली वर, कौन कौन थे केजिया की फैमिली में, वर केजिया और हर फादर, कामा हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर, इतने लोग थे ना। केजिया की केजिया खुद थी और उनके पिता थे, मम्मी थी और उनकी दादी थी। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टीन प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। तो एक प्रश्न है कि आइंस्टीन के जो दोस्त थे वो क्या कहा करते थे, कौन सा प्रश्न है, 5वां नंबर है आपके सामने कि आइंस्टीन के फ्रेंड आइंस्टीन को क्या कहा करते थे। तो ये है वर्ड हु वर द पीपल प्लेमेट कॉल हिम, इसका आंसर है। इसके बाद आपका 6 नंबर, बारी बारी से मैंने एकदम करेक्ट लिखे। 3 नंबर का आंसर औरंगजेब वाला लिखा है कि बैन कर दिया था प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, मतलब इसकी आवाज़ इतनी अच्छी ठीक नहीं थी जो आनंद दे सके, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था, तो वाज इन द मॉस्क, MOS, ये ज़्यादातर बच्चों ने अच्छा नहीं लिखा है। अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। आप देख रहे होंगे कि आंसर लिखने का तरीका भी कैसे अपन को शुरू करना है। अगर आपको प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से याद रहेगा। जैसे वाई वाज अब्दुल कलाम हाउस, वेयर वाज, तो देखिए जो WH वर्ड्स है इसको छोड़ देते हैं, अब्दुल कलाम से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे, अब्दुल कलाम हाउस, और फिर देखिए मैंने वाज लिख दिया। ये देखिए आंसर देखिए, अब्दुल कलाम, ये देखिए मैंने प्रश्न से इतना उतारा, अब्दुल कलाम्स हाउस वाज, और ये मैं जो आंसर याद कर लिया था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, आंसर हो गया। इसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 के 3 प्रश्न थे जिसमें से 2 करने थे, इसमें से देख लीजिए बारी बारी से। पहले मैंने दूसरे का आंसर सॉल्व किया, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर 2 रोड्स डाइवर्स, जहाँ पे 2 रोड जा रही थी वहाँ पे अपने आप को पाया, किसने, पोएट ने, इसका प्रश्न है। फिर पहले का मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। लिखा है, वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस द वायलेंट विंड, व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग द विंड विल नॉट हार्म अस, इंस्टेड इट विल बिकम अ फ्रेंड एंड हेल्प अस टू ग्रो एंड फ्लोरिश। ठीक है, शायद क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 का एक आंसर और लिखा हुआ है, 3rd वाला, सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी, से क्या पूछा था, तो लिखा है कि सेंट पीटर आस्क ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बेक्ड केक। ठीक है, वन ऑफ हर बेक्ड केक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला, इन द फेयर में बच्चे को क्या क्या देखा, द चाइल्ड वांट्स, क्या क्या चाहता था, वांट्स खिलौने चाहता था, बर्फी चाहता था, बैलून्स, गार्लेंड माला और फ्लावर्स फूल एट्सेट्रा। ही वांट्स टू लिसन द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, बांसुरी की धुन सुनना चाहता था। ही वांट्स टू टेक अ राइड, घुड़सवारी करना चाहता था, ऑन द राउंड अबाउट स्विंग, झूले पे। इस तरीके से आंसर आप इसको देख सकते हैं। दूसरे का आंसर भी लिखा, गुरु बिकेम द किंग एंड हिज डिसाइपल टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर की पोस्ट पे बन गई। नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, इस तरीके से आधा आंसर ये भी है।
रुक रुक के आप लिख सकते हैं, ठीक है। शहनाई के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मेन आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया लिखा है हमने। ऑफ द स्पीकर इज confronted with two roads and he has to make a choice as to which road he should take। कौन सी रोड जाए, उसके पास दो रोड थी, दो रास्ते थे, अब कहाँ जाए उसको चॉइस करना था। द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट कि ह्यूमन बीइंग आर डिफाइंड बाय चॉइसेस दे फेस एंड द चॉइसेस दे मेक। क्या चॉइसेस क्या समस्या करते हैं और क्या चॉइसेस वो बनाते हैं, कौन सा रास्ता चूज करते हैं। सामने रास्ते बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द थीम ऑफ द पोएम इज़ द हेडिंग। दो पोएम थी ना क्वेश्चन नंबर 16 में, दोनों के सेंट्रल आइडिया लिखने थे, वही है। हीलिंग पावर ऑफ रेन, द म्यूजिकल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफटॉप at night has the ability to survive sweet memories. The rain thus soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past। इस तरीके से ख़त्म होता है विद्यार्थियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर कोई मदद मैसेज ऐसा कुछ है तो करिएगा, जितना असंभव हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, उसको फिर से डालने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने कक्षा 9वीं का इस साल का 2 जनवरी को पेपर हुआ था, उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। कुछ आपको कहना है तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।